नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, 11 जुलाई 2006 तो आप सबको याद होगी। किस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए 7 धमाकों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। करीब 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी जो रिहा हो गए हैं, उनकी रिहाई पर रोक नहीं है, उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट से सभी आरोपियों को नोटिस जारी की जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो है वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। फिर उसके बाद देखिए क्या कुछ इसमें आगे होता है। इसी ट्रेन ब्लास्ट मामले में जौनपुर के रहने वाले इस्तेसाम सिद्दीकी को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में फांसी की सजा से बरी होने वाले इस्तेसाम सिद्दीकी वो पहले शख्स है। इस्तेसाम सिद्दीकी जब जेल गए तब उनकी उम्र 24 साल थी। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। 19 साल जेल में बिताने के बाद 43 साल की उम्र में इस्तेसाम सिद्दीकी जौनपुर जिले के खेतासराय के अपने गांव मनेशा पहुंचे हैं। इस्तेसाम की रिहाई पर पूरे गांव में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और इस्तेसाम के घर पहुंचने पर उन्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं और उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ था। हम भी उनके गांव पहुंचे और इस्तेसाम से बात की। इतने दिन जेल में वह कैसे रहे, केस में उनका नाम कैसे आया और वापस लौटने पर घर कितना बदला मिला, शहर कितना बदला मिला। इस्तेसाम ने जो बताया उसे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अहम बातें हम आपको पहले बता देते हैं, जो निश्चित तौर पे काफ़ी चौंकाने वाली है। इस्तेसाम ने बताया कि जौनपुर में 1996 में हाई स्कूल और 1998 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए 1998 वो मुंबई चले गए। वहाँ मुंबई के एक कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। 2001 में पढ़ाई का 5वां सेमेस्टर चल रहा था। मुंबई के कुर्ला में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी द्वारा एक लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और दुर्भाग्य से उन्होंने इसी लाइब्रेरी में जो है पढ़ना शुरू कर दिया था। लाइब्रेरी में बैठकर वो पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बेल भी दे दी। केस चलता रहा और पुलिस ने इसी गिरफ्तारी को आधार बनाकर 2006 में ब्लास्ट कांड में फिर से इस्तेसाम सिद्दीकी को आरोपी बना दिया। जेल में रहते हुए ओपन यूनिवर्सिटी से 23 डिग्री डिप्लोमा हासिल किए इस्तेसाम सिद्दीकी और कुछ समय बाद अधिकारियों द्वारा पढ़ाई के लिए उन्हें लाइब्रेरी भी उपलब्ध करा दी गई। मुंबई से नागपुर जेल भेज दिया गया था। इन 19 सालों में इस्तेसाम सिद्दीकी ने कुल 7 डिग्रियां, 13 सर्टिफिकेट और 3 डिप्लोमा हासिल किए। जेल में रहते हुए इस्तेसाम ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिस बुक का नाम उन्होंने हॉरर सागा दिया है। इसमें जेल में लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये सब का जिक्र जो है इस्तेसाम सिद्दीकी ने अपनी किताब में किया है। और क्या कुछ बताया है इस्तेसाम सिद्दीकी ने, आइए आपको सुनाते हैं। ब्लास्ट हुआ जुलाई 2003 में, तो आप उस समय यहाँ से पढ़ाई करने के बाद निकले थे इंटर के बाद, तो कैसे कुछ हुआ कि आप उसमें जो है आगे आपका नाम आ गया, आपको पुलिस ने अरेस्ट किया? क्या हुआ था, मैं यहाँ से पढ़ाई 10वीं करने के बाद जब मुंबई गया और 12वीं करने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाया करता था। 2001 में सिमी पे प्रतिबंध लगा था और वो सिमी की लाइब्रेरी थी, ऐसा मुझे बाद में मालूम पड़ा अरेस्टिंग के बाद। तो उस लाइब्रेरी से उस दिन मुझे अरेस्ट किया गया था और दूसरे दिन जमानत हो गई थी और बाद में वो केस का एक्विटल भी हो गया। लेकिन उस केस के में नाम आने की वजह से पुलिस के रिकॉर्ड पर मेरा नाम था और जब भी बम ब्लास्ट होता या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती तो मुझे बुलाकर पूछताछ करते थे और छोड़ देते थे। जब 2006 में ब्लास्ट हुआ तब भी पुलिस वालों ने मुझे बुलाया और छोड़ दिया, लेकिन ATS के जब ऑफिसरों ने बुलाया, मैं वहाँ गया खुद चलकर, तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और यही पूछते रहे कि बम ब्लास्ट किसने किया है, तुमको मालूम है बताओ। लेकिन मुझे मालूम नहीं था। उसके लिए उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया और 75 दिन की कस्टडी के बाद मुझे जेल में भेजा गया। उसके बाद उन्होंने सबूतों को गढ़ा, सबूत तैयार किए और कोर्ट के अंदर झूठी चार्जशीट फाइल की और जब केस चला कोर्ट के अंदर तो मैंने खुद RTI का इस्तेमाल करके बहुत से सबूत ऐसे जमा किए जिससे मैं कोर्ट में साबित कर सका कि ये जो सबूत है, जो विटनेस हैं, वो सब झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सब वहाँ गए नहीं थे। और कोर्ट ने और प्रोसिक्यूशन ने पूरी कोशिश की कि वो सबूत बहुत से कोर्ट के रिकॉर्ड पे ना आने पाए,
जैसे मोबाइल का रिकॉर्ड है, मोबाइल का रिकॉर्ड उन्होंने आखिर तक कोशिश की है कोर्ट के रिकॉर्ड पे ना पाए, लेकिन वो भी आ गया कोर्ट के रिकॉर्ड पे। मगर जज ने ट्रायल कोर्ट के जज ने इररिलेवेंट रीजनिंग देकर उस हमको सज़ा दे दी। फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के अंदर केस चलना मुश्किल हो रहा था बहुत, क्योंकि जो फांसी का मैटर है वो सीनियर जज के पास चलता है, तो वो उनका प्रमोशन ट्रांसफ़र या जो है रिटायरमेंट होता था, जिसकी वजह से वो केस चला नहीं पाते थे। काफ़ी बड़ा केस है, 50,000 पेजेस के करीब चार्जशीट है। तो बाद में चीफ जस्टिस ने एक नई बेंच बनाई, स्पेशल बेंच, और उस बेंच ने हमारा 7 महीने तक हमारे केस की सुनवाई की, और उसके बाद 6 महीने और लगे उनको जजमेंट लिखने के लिए, और फिर हमको बाइज्जत बरी कर दिया। और जो हम शुरू से कह रहे थे कि हम इनोसेंट हैं और झूठे सबूत बनाए गए हैं, वो सब कोर्ट के ने जजमेंट के अंदर ये बात लिख दी है। अच्छा, एक काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी सपने लेकर के आप मुंबई गए थे महाराष्ट्र के लिए, लेकिन इस तरह का मामला हो जाने के बाद आपके सारे सपने टूट गए। हाँ, अब जो सपने लेके गए थे मुंबई में कि वहाँ जाके कुछ बड़े आदमी बनेंगे, बड़ा कारोबार करेंगे, वो सारे सपने तो टूट गए थे उस वक्त जब अरेस्टिंग हुई थी। तो जेल में भी रहते हुए आपने डिग्रियां हासिल की और पढ़ाई अपनी जो है जारी रखी, तो कितनी डिग्री आपने हासिल की, क्या कुछ किया जेल में रहते हुए? जेल में जाने के बाद मैंने काफ़ी गौर किया कि यहाँ पर इतना बड़ा केस है, तो यकीनी तौर पर ये 1-2 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि एक माइंड अपना चैनलाइज भी रहे एक जगह पे, और कुछ फ़ायदा भी उससे हासिल हो। तो मैंने वहाँ पे पहले बैचलर इन टूरिज़्म स्टडीज़ में एडमिशन लिया, वो कोर्स कंप्लीट किया। फिर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, और उसके बाद जब सज़ा लग गई तो मैं नागपुर जेल गया। तो वहाँ पर मैंने एमबीए एचआर में किया, और मैनेजमेंट के अंदर 3 अलग डिप्लोमा भी किया, स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा किया, एमए सोशियोलॉजी और एमए इंग्लिश का कोर्स भी कंप्लीट किया। और मैं अभी एलएलबी कर रहा हूँ, उसका 1 सेमेस्टर सिर्फ बचा है, लास्ट सेमेस्टर, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जेल में किस तरह से जो है लोगों के साथ सलूक किया जाता है, उसको भी लेकर के आपने कोई किताब वगैरह लिखी जेल में रहते हुए? मैंने एक किताब लिखी हॉरर सागा के नाम से, इंग्लिश में। उसमें मैंने असल में मेरी आत्मकथा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो पुलिस कस्टडी में क्या हुआ, टॉर्चर किस तरह किया गया, शुरुआती पीरियड में जेल में किस तरह हमको टॉर्चर किया गया या किस तरह हरेसमेंट किया गया, वो है। और कोर्ट में केस कैसे चला और किस तरह जज ने रीजनिंग को उल्टा है, वो सब भी उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है। क्या कुछ आपके साथ हो रहा था, किस तरह से टॉर्चर, कुछ उसको अगर थोड़ा- शुरू में पुलिस कस्टडी के अंदर तो पुलिस ने तो हर तरह के जितने टॉर्चर कर सकते थे वो सब उन्होंने किए। जेल के अंदर भी ऐसा होता था कि शुरू में वो लोग ज़्यादतियाँ इस तरह करते थे कि सहूलतें नहीं देंगे जो नियम में है, हमारे काम नहीं होंगे। और एक दिन ऐसा भी आया कि उस चीज़ को लेकर उन्होंने जेल में सायरन बजाया और हमको मारा भी उसमें। उसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेके उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया। लेकिन उसके बाद जब जेल के दूसरे सुप्रीम लोग आए और दूसरे अधिकारी आए, तो उनको लगा कि नहीं, इनका बिहेवियर अच्छा है, इनको जेल में रखा जा सकता है अच्छी तरह से। तो उन्होंने हमसे बात की इस बारे में कि नहीं, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद से जेल में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि जेल के हर अधिकारी हमारा सहयोग करते थे हर मामले के अंदर। और ये पढ़ाई करने के मामले में तो काफ़ी सहयोग उन लोगों ने किया है, कि जिसकी वजह से मैं सारी डिग्रियाँ वहाँ पे हासिल कर सका। जब इतने सालों बाद आप घर पहुँचे, काफ़ी कुछ बदल गया है, क्या कुछ कितना चेंज हो गया है? हाँ, काफ़ी चेंज हो गया है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं इतने सालों के बाद। और एक थोड़ा वो ऐसा इमोशनल चीज़ें हो जा रही हैं कि लोगों से मिलना, अपनी ज़मीन पे आना। मैं तो जब जेल में था, जब सोने जाता था तो मुझे अक्सर गांव जाता था, उसके पिक्चर्स जो है माइंड में आते थे, यहाँ की सड़कें, यहाँ की दुकानें, यहाँ के लोग। अच्छा, अभी इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है हाई कोर्ट जाने की, और ये भी कहा है कि फ़िलहाल अभी जो लोग छोड़ दिए गए कोई तुरंत जेल नहीं जाएगा, लेकिन एक नोटिस भेजने की बात की है, नोटिस मिल जाएगी, क्या कुछ उसके बारे में आपको जानकारी हुई है? अब तक हमको नोटिस तो मिली नहीं, वो नोटिस मिल जाएगी नोटिस जब, तो हम अपने वकील खड़ा करेंगे वहाँ पे। और हमें उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो बाकी रहेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में पलटना बहुत मुश्किल है। परिवार का कितना सपोर्ट रहा इस दुख भरे दिनों में? नहीं, परिवार का तो शुरू से सपोर्ट रहा है, हमेशा आके मिलना, जेल में कोर्ट में मुलाकात करना, और उसके बाद जो है पूरी तरह से हर तरह से मदद करना, हर चीज़ के पीछे खड़े रहना, ये बड़ी बात है परिवार के लिए, मेरे लिए, कि परिवार ने मेरी हिम्मत अफजाई की, संयम बरतने के लिए कहा हमेशा कि अच्छे से रहो जेल के अंदर, और
स्टडी करो, पढ़ाई करो और सब करो, तुमने नहीं किया तो ज़रूर छूट जाएंगे। निर्दोष होते हुए भी आप इतना लंबा जेल में रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? न्याय प्रक्रिया में जब मुझे जेल में रहते हुए सुना था कि उस बदलाव हो रहा है और जो 3 मेजर एक्ट्स है उसको बदले जा रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जो अत्याचार इस एक्ट की वजह से हो रहा है वो ख़त्म होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब वो एक्ट वापस आया तो मुझे लगता है ये तो कॉपी पेस्ट है पूरा। और असल में पुलिस जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए मेरा ऐसा सोचना है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे देना चाहिए, ताकि उस पर किसी का अधिकार ना रहे, किसी के दबाव में वो काम ना करें और न्याय के साथ जो है सबके साथ काम करें, निर्दोषों को जेल में न डालें, तो ये अच्छा हो जाएगा। वरना कुछ भी करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप LLB आप प्रोफेसर आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या अब फिर एग्जाम सिद्दीकी फिर मुंबई की तरफ रुख करेंगे जिस तरह से वहाँ पर उनके साथ हुआ, या फिर यहीं पे कुछ अपना नया जीवन स्टार्ट करेंगे? नहीं, अब तो मुंबई ऐसा है कि वहाँ भी रहना पड़ेगा और यहाँ भी रहना पड़ेगा, लेकिन एक बार वकालत करने के बाद विचार करना है कि कहाँ रहना है। हाई कोर्ट ने काफ़ी अच्छा फैसला किया है और हमको जो उम्मीद थी हायर जुडिशरी से, तो उम्मीद बाकी रही कि हाई कोर्ट न्याय करता है और फैसला सेशन कोर्ट के न्याय को ऐसे केसेस के अंदर भी पलट सकता है। आपको फांसी की सजा हुई थी, हाँ, क्या आप मन में एक उम्मीद थी कि हाँ होगा, हमको इंसाफ मिलेगा, या उम्मीद टूट सी गई क्योंकि लंबा समय बीतता चला गया? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो केस के अंदर पूरा देखे थे, केस के अंदर कोई एविडेंस था नहीं कि हमको सज़ा दी जाती, और पूरी उम्मीद बाकी थी कि यहाँ तक कि जब फैसला आने वाला था तो हम उस वक्त भी हमको यकीन था कि फ़ैसला हमारे हक़ में ही आएगा।